अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। चौकीदार ने कहा कि वो टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ निकल गया था। वो मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ जाना मेरे हक में बेहद सूदमंद साबित हुआ था। मैंने उसे वार्निंग दी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं रात को 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस सेट पर कोड वर्ड में बात कर सकता था। सोचा क्यों न अपने बॉस को उधमपुर के थंडर बेस की तबाही का हाल बता दूं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जेबी साइज का वायरलेस ट्रांसमीटर बंगले के सामने वाले बरामदे के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। और का चौकीदार बाहर गेट पर मौजूद था, लेकिन उसे मैं किसी काम से भेज सकता था। मैंने अलमारी में जो रुपए रखे हुए थे उनमें से 10 रुपए का एक नोट निकाला और बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज दी। वो गेट की तरफ से साहब कहता हुआ भाग कर मेरे पास आ गया। मैंने उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा, मेरे पास सिगरेट खत्म हो गए हैं, उधर चौक में जाओ, अगर कोई दुकान खुली हो तो सिगरेटों का एक पैकेट ले आओ। चौकीदार को मेरी खुशनुदी हासिल करने की अशद जरूरत थी। उसने मुझसे बिल्कुल न कहा कि जनाब इस वक्त सिगरेटों की दुकान कहाँ खुली होगी, अभी लाता हूँ साहब। ये कहकर उसने 10 का नोट लिया, बंदूक मेरे हवाले की और डबल मार्च करता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने दरख्त के पास जाकर ईंटों को एक तरफ हटाया। गड़े में से टीन की डब्बी में रखा हुआ छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, ईंटों को उसी तरह जोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके उसकी खास फ्रिक्वेंसी मिली और जब दूसरी तरफ से खास किस्म की टोन बार बार बुलंद होने लगी तो मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया। दूसरे लम्हे में कोड अल्फाज में अपने बात से बात कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ने थंडर बेस की मुकम्मल तबाही की रिपोर्ट उसे कल ही दे दी थी। बॉस ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने अपने मुल्क और मिल्लत की खातिर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। फिर उसने कहा कि 20 अक्टूबर को वो मुझे 11 बजे रात के बाद एक खास पैगाम देगा। मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया, कमरे से निकलकर अंधेरे ड्राइंग रूम से होता हुआ बरामदे में आया, माहौल का खड़ी नजरों से जायजा लिया और इंतहाई होशियारी के साथ चलता हुआ दरख्त के पास गया और ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपाकर ऊपर ईंटें और घास फूस डाल दिया। फिर बरामदे में आ गया और यूं टहलने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इतने में मुझे दूर से अपना चौकीदार तेज तेज कदमों के साथ आता हुआ नजर आया। खुदा जाने ये शख्स कहाँ से मेरी ब्रांड का सिगरेटों का पैकेट ले आया था। मैंने पैकेट उससे ले लिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। मैं इस कदर थका हुआ था कि नरम नरम गदेले पर गिरते ही जैसे मेरा अंग अंग दर्द करने लगा। मैंने बत्ती बुझा दी और फौरन ही गहरी नींद सो गया। कई रातों की बेख्वाबी थी। ऐसा सोया कि दूसरे दिन दोपहर के वक्त आंख खुली। चौकीदार बरामदे में आ गया। मुझे मालूम था कि चौकीदार वहां मौजूद होगा। मैंने उसे नाश्ते के लिए दूध अंडे और डब्बा रोटी लाने के लिए कहा और हिदायत की कि नौकरानी को जाकर इतला कर दे कि साहब वापस आ गए हैं। वापस कमरे में आकर मैंने गरम गरम पानी से गुस्ल किया, शेफ बनाई खद्दर का पजामा और सफेद खद्दर का कुर्ता पहना। चौकीदार दूध डबल रोटी वगैरह ले आया था। मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद चाय की दूसरी प्याली बनाकर मैं बरामदे में ही भेद की आरामदा कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। मैंने कुछ रोज पहले के अखबार भी देखे, मगर उनमें किसी अखबार में उधमपुर वाले थंडर बेस की तबाही की खबर नहीं छपी थी। कुदरती बात थी कि हुकूमत इस खबर को कभी नहीं छपवा सकती थी। मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। अभी मैं अपने दफ्तर में किसी को फोन नहीं करना चाहता था। सजादा को भी मैंने टेलीफोन पर अपने आने की इतला नहीं दी थी। चाय खत्म करके मैंने अखबार तय करके तपई पर रखा और अपने कमरे में आ गया और पलंग पर बैठकर शिमले वाले होटल की कार बुक करा दी। इसके बाद सजादा को फोन किया। उसकी माताजी ने फोन उठाया। मेरे वापस आने का सुनकर वो बेहद खुश हुई। उन्होंने बताया कि सजादा तो ऑफिस गई हुई है। मुझे मालूम था, मगर मैं उसकी माता को अपनी आमद की खबर पहले करना चाहता था। सजादा मेरी आवाज सुनते ही बोली, किशन तुम कब आए? मुझे इतना क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर आती। तुम बड़े बुरे हो, मुझे कभी कोई खुशी हासिल करते नहीं देख सकते। मैंने यूं ही बहाना बनाया कि एक खास वजह से मुझे अम्बाले से अचानक आना पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें रोज याद किया करता था। सजादा ऑफिस में ज्यादा जज्बाती नहीं हो सकती थी। उसके कुलीग उसके करीबी बैठे थे, मगर उसकी आवाज में जज्बात के वफूर को मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसने कहा कि वो ऑफिस से निकलकर सीधे मेरे पास आ रही है।
फोन बंद करके मैंने ट्रंक कॉल के एक बार फिर याद दहानी करे। इतने में नौकरानी भी आ गई। नमस्कार करके किचन में चले गए। मैंने किचन में जाकर उसे कुछ रुपए दिए और कहा कि सब्जी तरकारी तैयार कर ले शाम के लिए। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं भागकर अपने कमरे में आया। शिमले वाले होटल का मैनेजर बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अचानक चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आना पड़ गया है, लिहाजा मेरा टैक्सी केस और बिस्तर वगैरह पैक करके मुझे वापस भिजवा दिया जाए। मेरा पता होटल वालों के पास था। इससे फर्क होने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि अपने इंटेलिजेंस के चीफ सेक्रेटरी नंबर 2 को दफ्तर फोन कर दिया। कैप्टन, कहो तुम्हारी सेहत अब कैसी है? अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। इस बार वहाँ मौसम खराब था। कल दफ्तर आ रहा हूँ, जरूर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। सेक्रेटरी नंबर 2 का लहजा और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे मेरे आने का पहले से पता चल गया हो, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ। ये बात मेरे लिए किसी खतरे के सिग्नल से कम नहीं थी। मैंने अपने आप को मजीद चौकस रखने और मुहतात रहने का फैसला कर लिया। 4:30 बजे सजाता आ गया। उसने जमनी रंग की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। किशन डेयर, तुम पहले से कमजोर क्यों हो गए हो? तुम्हारा रंग भी सांवला हो गया है। पहाड़ पर जाकर तो लोग गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहा हूँ सजाता। 3 दिन बुखार चढ़ा रहा। छोड़ो इन बातों को, चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। चौकीदार से मैंने अपनी गाड़ी साफ करवा ली थी। सजाता को अपने साथ बिठाया और हम नई दिल्ली के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में आ गए। उस रेस्टोरेंट की धीमी धीमी रोशनी वाली फिजा मुझे हमेशा पसंद रही थी। मैं और सजाता हफ्ते में एक बार यहाँ खाना खाने या कॉफी पीने जरूर आते थे। हमने खाना खाया, फिर कॉफी आ गई। सजाता कॉफी बनाते हुए कहने लगे, किशन, तुम्हारी मोहलत खत्म होने में थोड़े दिन रह गए हैं। अब अगर तुमने पिताजी से और मोहलत मांगी तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहते। और सुनो, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, फिर मुझे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करते हो। मैंने सजाता की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। अभी मुझे इस हिंदू लड़की की जरूरत थी। मोहब्बत मुझे इससे कभी भी नहीं थी। वैसे भी एक कमांडो अपने मकसद के सिवा और किसी शय से मोहब्बत नहीं करता। मगर सजाता की वजह से वहाँ की हिंदू ऊंची सोसाइटी में मैं एक फैमिली मेंबर की हैसियत से जाना पहचाना जाता था और मेरी किशन मेहता की एक शनाख्त बन चुकी थी। मैंने उसे कहा, सजाता, तुम सपने में भी कभी ख्याल न करना कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, तो फिर तुम्हें शादी पर क्या एतराज है? वो झिंझला कर बोले। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे थपथपाते हुए कहा, शांति सजाता, शांति। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें ब्याह कर अपने पास ले आऊंगा। सजाता के चेहरे पर हिया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नजरें नीची कर ली और कॉफी के प्याले में चम्मच हिलाने लगी। हम जिस मेज पर बैठे थे वो रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ वाली थी। हमारी मेज पर भी दूसरी मेजों की तरह एक धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में हमारे चेहरे साफ नजर आ रहे थे। रेस्टोरेंट की बाकी फिजा नीम रोशन थी। मैं सजाता से प्यार भरी बातें भी कर रहा था और मजे से कॉफी की चुस्कियां लेते हुए आला सिगरेट के हल्के हल्के कश भी लगा रहा था कि रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 2 साड़ी पोछ लड़कियां अंदर दाखिल हुए। वो किसी बात पर पहले से हंस रही थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा मुझे कुछ शरासा सा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो अपनी सहेली के साथ वहीं रुक गई। अब वो भी मुझे गौर से देख रही थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन के एल्बम ने कई वर्कुलर डाले। कई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाई। इतने में वो लड़की हमारी मेज के करीब आकर बोली, हेलो सर, क्षमा कीजिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब सजाता भी चौंकी कि ये लड़की कौन है। बड़ी फैशनेबल ग्लैमरस किस्म की लड़की थी। सांवले रंग का चमकीली आंखें और गले में मोतियों का हार। मैंने सजाता से थोड़ी देर के लिए माजरत चाहिए और लड़की के साथ एक तरफ आ गया। वो भी अपनी सहेली से अलग हो गई। वो कहने लगी, सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। मैं उषा की सहेली हूँ। आप उधमपुर उषा को छोड़ने हमारे होटल में आए थे। अब सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई। जिस रोज मैं उषा को, जो असली कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अम्बाला से उससे मिलने जम्मू आई थी, उसके होटल छोड़ने गया था, तो ये लड़की वहाँ पहले से बरामदे में खड़ी थी और फिर उषा के साथ मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई थी। मैं मोहतात हो गया। मैं उसे खाली मेज पर ले आया। मैंने उससे पूछा, उषा अब कहाँ है? उस लड़की ने गमगीन लहजे में कहा, सर, आपको तो मालूम ही है
कि मेरी सहेली उषा उधमपुर अपने बॉयफ्रेंड कैप्टन मल्होत्रा से मिलने गई थी। उसने उसे फोन भी किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह कितना बड़ा हादसा हो गया था। सर, आपको तो जरूर मालूम होगा। मैंने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तो क्या? ओशा की सहेली ने दुखी लहजे में कहा। ओशा का बॉयफ्रेंड वहीं मारा गया जहाँ भयानक धमाका हुआ था। उस रात धमाकों से सारा उधमपुर और जम्मू शहर हिल गया था। माय गॉड, अब भी वो रात याद आती है तो दिल कांप उठता है। ओशा तो बेहोश हो गई थी। दूसरे रोज वो किले की तरफ जाना चाहती थी, मगर मिलिट्री पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। सर, ओशा को अभी यकीन है कि कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी खास मसलहत की वजह से छुपा कर रखा हुआ है। मैंने कहा, वो कहाँ है? मेरा मतलब है ओशा अम्बाला ही में है। उसकी सहेली ने इसके जवाब में गहरी सांस भरकर कहा, वो अम्बाला ही में है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के गम में बीमार हो गई है सर। कल की फ्लाइट से दिल्ली अपनी फूफी के पास आई हूँ। ओशा कल सुबह मुझे कह रही थी कि कैप्टन मल्होत्रा मरा नहीं, जिंदा है। सर, आपका क्या ख्याल है? आप भी तो उसी महकमे में थे। मैंने फौरन तरदीद करते हुए कहा, नहीं, मैं इस महकमे में नहीं था। मेरा कैप्टन मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं था। वो तो ऐसा हुआ कि एक शख्स ने उषा को यह कह दिया था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा हूँ। और उसकी सहेली बोली, लेकिन सर, आपने तो अगले दिन टेलीफोन पर बात करवाने का वादा किया था। मैंने उषा की सहेली को ऐसा बोलने की तलकीन करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस। उषा की सहेली ने जल्दी से कहा, सुशीला। हाँ, मैंने सिगरेट बुझा दिया। मिस सुशीला, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी या उषा की कोई खिदमत नहीं कर सकता। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस अपने टेबल पर आ गया। सजाता का मूड ऑफ हो गया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे एक अजनबी लड़की से मेरा बातें करना पसंद नहीं आया था। मैंने मुस्कुराते हुए सजाता का हाथ थाम लिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं सजाता डियर। दरअसल ये हमारे महकमे के एक अफसर की भांजी है। इसको एक जज्बाती प्रॉब्लम का सामना है। असल में ये लड़की, जिसका नाम सुशीला है, मुझसे एक प्राइवेट जासूस का काम लेना चाहती है। वो क्यों? सजाता ने नाराजगी से पूछा। मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। आंखों के किनारे से देख लिया था कि सुशीला अपनी सहेली के साथ बेरे को खाने या कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सजाता जान, ये एक रोमांटिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की के झांसे में आकर उसका दीवाना हो रहा है। अब ये चाहती है कि मैं ये सुराग लगाऊं कि कहीं वो लड़की खुफिया तौर पर उसके प्रेमी से ब्याह तो नहीं कर चुकी है। इसका ख्याल है कि चूंकि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, इसलिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। बोली लड़की है। सजाता ने कोई जवाब न दिया। उठते हुए अपना पर्स उठाया और बोली, चलो चलते हैं, यहाँ दम घुटने लगा है। सजाता अपने जज्बाती मसाइल में उलझी हुई थी और मुझे एक नई परेशानी का सामना था। ओशा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। जाहिर है, 12 मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को कैप्टन मल्होत्रा की लाश नहीं मिली थी और कुदरती तौर पर वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कैप्टन मल्होत्रा भी उधमपुर थंडर के धमाके में मर गया होगा। कैप्टन मल्होत्रा के घर महकमे की तरफ से इतला कर दी गई होगी, मगर ओशा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये उसकी कैप्टन मल्होत्रा से मोहब्बत थी, लेकिन यह मोहब्बत मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। अगर वो अपनी मोहब्बत के जुनून में अम्बाला मिलिट्री इंटेलिजेंस को यह बता देती है कि एक फ्लाइंग ऑफिसर ने एक ऐसे शख्स को कैप्टन मल्होत्रा के करीब से मिलवाया था जो असल में कैप्टन मल्होत्रा नहीं था, और फिर उसने, यानी मैंने उषा से वादा किया था कि मैं दूसरे रोज टेलीफोन पर कैप्टन मल्होत्रा से उसकी बात करा दूंगा, और उसी रात थंडर बेल से क़यामत के इस धमाके से तबाह हो गया था। ये मेरी क्या सरेयां थी, और एक जासूस कमांडो की हैसियत से ये मुझे क्या सरेयां जरूर करनी चाहिए थी। सुशीला से दोबारा मिलने का सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने उसे अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया था। जाहिर है, वो अम्बाला से दिल्ली आई हुई थी और 2-1 रोज बाद उसे